सोचिए पिज्जा 300 रुपीज का है तो आप शायद महीने में उसे एक बार मंगवाएंगे। अगर वही पिज्जा 100 रुपीज का हो जाता है तो आप उसको हर हफ्ते मंगवाएंगे। यही है मांग का नियम। अगर कीमत घटती है तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है। वेलकम टू फ्यूके एजुकेशन। मैं रश्मि परियार आपके लिए क्लास 12 के इकोनॉमिक्स लेकर आई हूँ और इकोनॉमिक्स का ये हम सेकंड चैप्टर कवर कर रहे हैं। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है मांग का नियम, लॉ ऑफ डिमांड। और आपको चैप्टर का नाम तो पता ही है कि उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत हम पढ़ रहे हैं और उसके अंदर जो हमारा टॉपिक है आज का वो है मांग का नियम, लॉ ऑफ डिमांड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मांग का नियम, अब मांग का नियम क्या कहता है, पहले तो हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि अन्य सभी कारक स्थिर रहते हुए, मतलब कि अन्य कारकों में कोई परिवर्तन ना हो, वो स्थिर रहे। ठीक है, तो जब किसी वस्तु की कीमत घटती है तो उसकी मांग क्या हो जाता है, बढ़ जाती है। और जब कीमत बढ़ती है तो उसकी मांग घट जाती है। बहुत ही इजी है ये चीज समझना। और हमने अर्थशास्त्र के अंदर ये चीज तो हमें सबसे मतलब प्लस में देखने को मिलती है और हम ये बार बार सुनते हैं, काफी बार सुन चुके हैं। 11th में भी हमने सुना है, 12th में भी जब हम स्टार्ट कर रहे हैं तो हमने बार बार ये सुना है कि भाई किसी वस्तु का अगर प्राइस बढ़ता है तो हम उसको कम खरीदते हैं और अगर उस वस्तु का प्राइस कम हो जाता है तो हम उसे ज्यादा खरीदते हैं। नॉर्मली हम ऐसा ही करते हैं और आप भी ऐसा ही करते हैं। हम सब यही करते हैं, जो भी हम उपभोक्ता हम सब हैं और हम हर चीज सब चीज का खरीदते हैं, सब चीज का उपभोग करते हैं। तो हमारी सबकी थिंकिंग यही होती है कि अगर किसी वस्तु का प्राइस घटता है तो हम उसको नॉर्मली ज्यादा खरीदने लगते हैं और अगर उसी वस्तु का प्राइस बढ़ जाता है तो हम उसको खरीदना कम कर देते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये बोला गया है कि अन्य सभी कारक स्थिर हों। ठीक है, अब सरल शब्दों में अगर हम इसको देखें, वस्तु की कीमत कम होगी तो लोग ज्यादा खरीदेंगे, वस्तु की कीमत ज्यादा होगी तो लोग कम खरीदेंगे। ये तो एकदम क्लियर है। उदाहरण के लिए मान लीजिए 1 किलो चीनी की कीमत 50 रुपए है। ठीक है, जो हम एग्जाम्पल देख रहे हैं, मान लीजिए कि 1 किलो चीनी की कीमत कितनी है, 50 रुपए, 50 रुपीज। लोग सामान्य मात्रा में खरीदते हैं तो उसको क्या करते हैं, लोग नॉर्मल मात्रा में खरीदते हैं, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम। लेकिन अगर इसकी कीमत घटकर 40 रुपए हो जाए, अगर इसकी कीमत घटकर है ना 10 रुपए और कम हो जाए, 40 रुपीज हो जाए, तो ज्यादा लोग इसको खरीदेंगे क्योंकि यहाँ पे 10 रुपए कम हो गया। तो यहाँ पे लोग क्या करेंगे, उसको ज्यादा खरीदेंगे। अब 50 रुपए पे क्या खरीद रहे थे, सामान्य मात्रा में, नॉर्मल मात्रा में खरीद रहे थे, ना ज्यादा कम और ना ही ज्यादा। लेकिन अगर 40 रुपए हुई तो वो उसको ज्यादा खरीदने लगेंगे। यदि कीमत बढ़कर 60 रुपए हो जाए, है ना, देखिए 50 थी नॉर्मल प्राइस जो था, फिर वो घटी तो कितनी हो गई, 40 हो गई। अब अगर उसको और बढ़ा दिया जाए तो 60 रुपीज हो गई। ठीक है, तो अगर यहाँ पे 60 रुपए हो गई तो लोग कम खरीदने लगेंगे। भाई यहाँ पे क्या हो गई, शक्कर महंगी हो गई, चीनी महंगी हो गई है। और यहाँ पे नॉर्मल प्राइस था और यहाँ पे कम था तो लोग बहुत ज्यादा खरीद रहे थे। जब प्राइस बढ़ गया तो लोग उसको और कम खरीदना कर दिए। ठीक है भाई, थोड़ी चाय कम पियेंगे, कॉफी कम पियेंगे और शरबत कम पियेंगे, क्योंकि यहाँ पे शक्कर का जो चीनी का प्राइस है वो बढ़ चुका है, तो हम उसकी थोड़ा जो यूज करना है उसको कम कर देंगे। मुख्य शर्त, ये नियम तभी लागू होगा, जो कि अभी मैंने आपको बोला था स्टार्टिंग में, कि ये नियम कब लागू होगा, जब अन्य सभी चीजें जैसे उपभोक्ता की आय, पसंद, अन्य वस्तुओं की कीमत आदि स्थिर कांस्टेंट रहे। ठीक है, कांस्टेंट रहे, स्थिर रहे, कोई बदलाव ना हो। अब देखिए वो कैसे होगा कि अन्य सभी चीजें जैसे उपभोक्ता की आय, मान लीजिए उपभोक्ता की आय कितनी है, इस पे डिपेंड करता है कि उसके पास आय कितनी है। भाई अगर उसके पास मतलब अच्छे पैसे हैं, अच्छे आ रहे, तो वो शक्कर खरीदेगा। 60 रुपए भी होगी तो भी वो चाय बराबर पिएगा, शरबत बराबर पिएगा, कॉफी पिएगा, क्योंकि उसके पास पैसे हैं। और यहाँ पे पसंद भी आ जाता है कि भाई पसंद, उसे पसंद है, उसे चाय बहुत पसंद है ना, उसे चाय बहुत पसंद है, तो वो अगर शक्कर महंगी भी हो गई है, चीनी महंगी भी, तो भी उसका उतना ही यूज करेगा और वो चाय बराबर उतनी ही पिएगा, कॉफी उतनी ही पिएगा, जो भी उसे पसंद है मीठे में। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए कि एक तो उपभोक्ता की आय पर डिपेंड होता है, एक उसकी पसंद पे डिपेंड होता है। और अन्य वस्तुओं की कीमत आदि स्थिर हो, है ना, अन्य वस्तुओं की कीमत स्थिर हो। अब देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे और अन्य जो उसकी वस्तुएं हैं उसकी कीमत क्या हो, उसकी कीमत स्थिर हो, उसमें बदलाव ना हो। ठीक है, अब जैसे कभी हमने एक एग्जांपल ये लिया था कि मान लीजिए कॉफी और चाय का लिया था, अभी तो यहाँ पे शक्कर की बात हो रही है कि अगर कॉफी महंगी हो जाती है तो फिर क्या करते हैं, हम वहां पे चाय पीने लगते हैं। अगर चाय ज्यादा महंगी हो जाती है, चाय पत्ती, तो वहां पे हम कॉफी का यूज करते हैं। मतलब दोनों एक दूसरे का काम
कर सकती हैं। लेकिन अगर गाड़ी में भाई पेट्रोल से तो गाड़ी चलेगी, पेट्रोल से ही गाड़ी चलेगी। अगर पेट्रोल की कीमत महंगी हो गई है तो भी हमें क्या करना पड़ेगा, हमें तो खरीदना पड़ेगा, तभी ये गाड़ी चलेगी, ऐसा होगा। लेकिन अगर हम कॉफी और चाय का लेते हैं तो एक दूसरे के मतलब पूरक है, हमें एक दूसरे के स्थानापन्न है। जैसे हम उसके स्थान पर हम उस दूसरी कॉफी का यूज कर सकते हैं, कॉफी के जगह पे चाय का यूज कर सकते हैं। मांग के घटक निम्नलिखित हो सकते हैं। मूल्य, प्राइस। अब देखिए मांग के घटक कौन कौन से हो सकते हैं। तो पहला क्या है, प्राइस। एक वस्तु या सेवा का मूल्य मांग को प्रभावित करता है। अब वस्तु का मूल्य, प्राइस जो है, एक वस्तु या सेवा का, भाई वस्तु भी हो सकती है, सेवा भी हो सकती है। वस्तु और सेवा के बारे में आप समझ चुके हैं, और इसका जो लास्ट टॉपिक है उसमें भी सेवा के बारे में अच्छे से उसका एग्जांपल्स जो हमने लिया था उसमें समझ चुके हैं। तो वस्तु भी हो सकती है और सेवा भी हो सकती है। मूल्य मांग को प्रभावित करता है, ठीक है। जो वस्तु का है प्राइस है, सेवा का प्राइस है, वो मांग को, डिमांड को प्रभावित करता है, हमारी मांग को प्रभावित करता है ना। उसकी प्राइस कम है, कीमत कम ज्यादा होती है तो हमारी डिमांड भी कम ज्यादा होती है। समानतः जैसे जैसे मूल्य बढ़ता है तो मांग घटती है, और मूल्य घटने पर मांग बढ़ती है, ठीक है। जैसे जैसे मूल्य बढ़ता है, प्राइस बढ़ता है, तो डिमांड हमारी कम होती जाती है। लेकिन जैसे जैसे प्राइस कम होता है हमारी डिमांड क्या होती है, बढ़ती जाती है, ठीक है। अब आय, हमने पहला देखा मूल्य प्रभावित करता है। मांग के घटक कौन कौन से हैं वो हम देख रहे हैं कि मूल्य, पहला तो प्राइस हो गया, ठीक है। दूसरा हो गया आय, इनकम कितनी है, इनकम भी डिपेंड करती है। उपभोक्ता की आय भी मांग को प्रभावित करती है। अब हमारी इनकम कितनी है, हमारे पास पैसे कितने, ये भी मांग को प्रभावित करती है, डिमांड को प्रभावित करती है, ठीक है। उच्च आय वाले लोग अधिक वस्तुएं खरीदते हैं, जबकि कम आय वाले लोग कम कर। अब आय आय कैसे प्रभावित करती है, भाई किसी के पास बहुत ज्यादा पैसे हैं तो वो ज्यादा चीजें खरीदते हैं, और जिसके पास कम पैसे हैं वो कम खरीदते हैं, ठीक है। तो व्यक्ति की आय बहुत मायने रखती है, बहुत प्रभावित करती है कि उसके पास, जिसके पास पैसे ज्यादा वो सामान ज्यादा खरीदेगा, भले ही उसका उसका प्राइस ज्यादा हो गया तो भी। लेकिन जिसके पास पैसे नहीं है तो वो कैसे खरीदेगा। तो उपभोक्ता की आय भी प्रभावित करती है एक वस्तु का प्राइस, ठीक है। दूसरा है प्रवृत्तियां, ट्रेंड्स। सामाजिक या सांस्कृतिक प्रवृत्तियां भी मांग को प्रभावित करते हैं। अब सामाजिक या सांस्कृतिक प्रवृत्तियां, भाई सामाजिक या सांस्कृतिक प्रवृत्तियां भी हैं जो आकर्षित करती हैं, उपभोक्ता को पसंद है ये चीज, तो वो भी उसकी मांग को प्रभावित करती हैं, ठीक है। उदाहरण के तौर पर अगर कोई नया फैशन चल रहा है, मान लीजिए कि अभी कोई नया ट्रेंड आ गया, कोई फैशन आ गया नया, और उसका बहुत क्रेज है, सब उसको खरीदना चाहते हैं, उस फैशन से जुड़ी वस्तुएं अत्यधिक खरीद, अब वो अभी फैशन में है, अभी वो लेटेस्ट आया है मार्केट में, तो उससे जो जुड़ी चीजें हैं उसे बहुत ज्यादा लोग खरीदना चाहेंगे और खरीदते हैं, ठीक है। तो ये जो प्रवृत्तियां होती है लोगों की, सामाजिक और सांस्कृतिक प्रवृत्तियां भी मांग को क्या करती है, प्रभावित करती है। जैसे कोई नई चीज फैशन में आ गई तो फिर उससे जुड़ी वस्तुएं भी अधिक खरीदी जाने लगती हैं, ठीक है। उपभोक्ता की अपेक्षाएं क्या है ना। कंज्यूमर क्या करता है, क्या एक्सपेक्टेशन रहती है उसकी, क्या सोचता है, क्या चाहता है, वो क्या अपेक्षाएं करता है, ये बहुत प्रभावित करती है। जैसे मान लीजिए उपभोक्ता की भविष्यवाणी भी मांग पर असर डालती है। उपभोक्ताओं की भविष्यवाणी, कभी कभी उपभोक्ता अपनी भविष्यवाणी भी कर देते हैं, भाई फ्यूचर में ऐसा होगा, इसकी कीमत बढ़ सकती है, ऐसा हो सकता है, इसकी कीमत घट सकती है, ऐसा भी वो मतलब ऐसा बोल देते हैं कि भविष्यवाणी मतलब कि फ्यूचर की बात बता देते हैं कि ऐसा होगा, कल हो सकता है आगे चल के इसका प्राइस बढ़ जाए, या फिर आगे चल के हो सकता है इसका, मतलब वो गैस करते हैं इस चीज को। यदि उपभोक्ता को लगता है कि भविष्य में कीमतें बढ़ सकती हैं, अगर वो ये सोचता है कि भाई इसकी ना जैसे मान लीजिए अभी गर्मियों में भी अक्सर होता है कि हम प्याज वगैरह स्टोर करके रख देते हैं, लहसुन है, क्योंकि लगता है कि इसका आगे चल के प्राइस बढ़ जाएगा, ऐसा उपभोक्ता गैस करता है, ऐसा सोचता है, उसकी जो थिंकिंग रहती है वो ऐसी रहती है कि आगे चल के इसका प्राइस बढ़ जाएगा, तो हम इस चीज को स्टोर करके रख लेते हैं, इसको खरीद के रख लेते हैं, क्योंकि इसकी कीमतें आगे चल के बढ़ जाएंगी, और ये चीजें हम आराम से स्टोर करके रख सकते हैं, ये खराब नहीं होती। तो वो अभी खरीदारी करने की संभावना रखते, तो उन्हें लगेगा कि ये चीजें अभी हम खरीद कर रख लें, जिससे आगे जब प्राइस बढ़े तो हमें इसको ना खरीदना पड़े, क्योंकि जब आगे ज्यादा प्राइस हो जाएगा तो उसको हम नहीं खरीद पाएंगे। सामान्य या प्रतिस्थापन उत्पादों की कीमतें, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, ठीक है, प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स, जो उससे संबंधित वस्तुएं हैं, ठीक है। सामान जिसके भाई एक
वस्तु के स्थान पर हम दूसरी वस्तु का उपयोग कर सकते हैं, उसका उपभोग कर सकते हैं। ऐसे जैसे मैंने अभी चाय और कॉफी का एग्जांपल दिया था कि चाय की जगह पे अगर मान लीजिए कॉफी महंगी हो गई तो हम चाय पी सकते हैं, अगर चाय की कीमत ज्यादा हो गई है तो हम कॉफी पी सकते हैं। ठीक है, यदि किसी वस्तु की प्रतिस्थापन सस्ता हो तो लोग उस प्रतिस्थापन को अधिक खरीद सकते हैं और पहले की वस्तु की मांग घट जाती है ना। जैसे कि मैंने बताया कि भाई अगर मान लीजिए कि कॉफी महंगी हो गई तो हम चाय पियेंगे और हम कॉफी को अवॉइड करेंगे, नहीं पिए। लेकिन अगर लगता है कि भाई चाय महंगी हो गई फिर हम उसकी जगह पे कॉफी पीना स्टार्ट कर दे तो प्रतिस्थापन मतलब एक वस्तु की जगह पे दूसरी वस्तु का भी यूज कर सकता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो मांग तालिका एक दी हुई है कि मूल्य और मांग कैसे। देखिए जब 10 रुपए प्राइस रहता है तो 60 रुपए डिमांड रहती है, जब 8 रुपए प्राइस हो जाता है तो 70, और जब 6 रुपए तो 80, और जब 4 रुपए तो 90, और जब 2 रुपए तो 100। मतलब कि जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि मूल्य घट रहा है तो यहाँ पे प्राइस जो है वो बढ़ता जा रहा है, मांग जो है, डिमांड जो है वो क्या होती है, बढ़ती जा रही है ना, डिमांड बढ़ती जा रही है। मतलब जैसे जैसे वस्तु का प्राइस घट रहा है तो व्यक्ति उपभोक्ता जो है वो ज्यादा डिमांड करने लगता है और उसकी डिमांड जो है वो बढ़ती जाती है। ठीक है, अब देखिए मांग के 3 प्रमुख तत्व जो हैं, कंपोनेंट्स हम देखते हैं जो निम्नलिखित हैं। मूल्य, हमने देखा अभी, मूल्य की मांग में सबसे महत्वपूर्ण घटकों में से एक है मूल्य, प्राइस। ठीक है, वस्तु की कीमत। सामान्यतः रूप से जैसे जैसे किसी वस्तु का मूल्य बढ़ता है उसकी मांग क्या है, घटती जाती है ना। किसी वस्तु का प्राइस बढ़ता जाता है और उसके जो उसका मूल्य बढ़ता है तो उसकी डिमांड जो है वो घटती जाती है। इसी तरह यदि मूल्य घटता है तो वस्तु की मांग बढ़ जाती है ना। इसी तरह अगर मूल्य घटता है तो वस्तु की मांग बढ़ जाती है। यदि आपूर्ति और मांग के नियम पर आधारित है, यह नियम ये किस पे आधारित है, आपूर्ति और मांग पे, सप्लाई एंड डिमांड पर आधारित है, जिसे लॉ ऑफ डिमांड कहा जाता है। आय, अब दूसरा क्या है, ये इनकम। एक तो हमने देख लिया मूल्य, ठीक है, और ये जो दूसरा हमारा क्या है, ये आय है। आय, उपभोक्ता की आय भी मांग पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। उपभोक्ता की आय मांग पर महत्व, अभी हमने बताया भाई पहला तो प्राइस था, दूसरा है उपभोक्ता की आय। यदि उपभोक्ता की आय बढ़ती है तो अधिक वस्तुएं और सेवाएं खरीद सकते हैं, जिससे मांग भी बढ़ जाती है। अब देखिए अगर उपभोक्ता की आय बढ़ी तो क्या करेगा, ज्यादा वस्तुएं और सेवाओं का उपभोग करेगा, ज्यादा वस्तुएं खरीदेगा, और जिससे कि जब वो ज्यादा डिमांड करने लगते हैं तो जिससे मांग क्या होती है, बढ़ जाती है। भाई पैसे ज्यादा आ चुके हैं, वो ज्यादा खरीदना चाहते हैं तो मांग भी उसकी बढ़ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे उपभोक्ता के पास आय ज्यादा है, पैसे ज्यादा है। ठीक है, और जब ज्यादा पैसे होते हैं तो वो ज्यादा खर्च करता है और ज्यादा वस्तुओं को उपभोग करता है। इसी तरह अगर आय घटती है तो मांग में कमी आ जाती है। इसी प्रकार अगर उपभोक्ता के व्यक्तियों की आय घटती है तो मांग में भी कमी आ जाती है, क्योंकि जब हमारे पास पैसे नहीं रहेंगे तो हम डिमांड कैसे करेंगे। तो आय में कमी आने पर मांग में भी कमी आ जाती है। ठीक है, यह घटक विशेष रूप से सामान्यतः वस्तुएं, नॉर्मल गुड और निम्न गुणवत्ता की वस्तुएं, ठीक है, इंफीरियर गुड्स में प्रभाव डालता है। उपभोक्ता की प्राथमिकताएं और आवश्यकताएं, यह घटक उन बदलावों को दर्शाता है जो उपभोक्ताओं की पसंद, प्रवृत्तियों और आवश्यकताएं होती हैं। यदि उपभोक्ता किसी वस्तु या सेवा को अधिक पसंद करते हैं तो उसकी मांग में वृद्धि होती है। ठीक है, अब यहाँ पे आपने देखा कि ये घटक विशेष रूप सामान्य वस्तुएं, जो नॉर्मल वस्तुएं होती हैं, एक निम्न तरह की वस्तुएं होती हैं, उन पर प्रभाव डालती हैं। अगर आय घटती है तो मांग में कमी आ जाती है। उपभोक्ता की प्राथमिकता क्या है, कोई वस्तु उसके लिए कितनी ज्यादा जरूरी है और उसकी आवश्यकता कितनी है, वो वस्तु उपभोक्ता के लिए कितनी आवश्यक है। ठीक है, यह सब घटक जो है उन बदलावों को दर्शाता है कि उपभोक्ता की, ये थर्ड नंबर हो गया, उपभोक्ता की प्राथमिकताएं और आवश्यकताएं। सेकंड में क्या था, आय था। फर्स्ट में क्या था, प्राइस था। सेकंड में आय, और थर्ड में उपभोक्ता की प्राथमिकताएं और आवश्यकताएं क्या है, उसके हिसाब से वो उपभोक्ता की पसंद भी क्या है, वो क्या सोचता है, उस वस्तु को कितना पसंद करता है, उसकी आवश्यकता कितनी है उसको। यदि उपभोक्ता किसी विशेष वस्तु या सेवा को अधिक पसंद करता है, मतलब वो कोई वस्तु या सेवा उसे बहुत ज्यादा पसंद है, तो वो क्या करेगा, उसकी मांग में वृद्धि हो जाती है, क्योंकि फिर उसकी डिमांड ज्यादा हो जाती है, क्योंकि वो उसको ज्यादा पसंद है। तो इस प्रकार उसकी मांग में क्या होती है, वृद्धि हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, अब मांग वक्र जो अर्थशास्त्र में मांग के व्यवहार को समझाने में मदद करता है। मांग वक्र, डिमांड कर्व जो है, मांग वक्र एक ग्राफ है जो मूल्य, प्राइस और डिमांड, क्वांटिटी डिमांड के बीच रिश्ते को दर्शाता है। ये क्या करता है कि प्राइस और जो वस्तु का प्राइस है और जो उसकी क्वांटिटी है उसके बीच को दर्शाता है। आमतौर पर मांग वक्र का ढांचा नकारात्मक ढाल वाला होता है, नेगेटिव, है ना, क्योंकि मूल्य बढ़ने पर मांग घटती है और मूल्य घटने पर मांग बढ़ती है ना। जब मूल्य बढ़ता है तो मांग क्या हो जाती है, घट जाती है।
और जब प्राइस घटता है तो जो डिमांड है वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो हमने देखा यहाँ पे कि जब मूल्य बढ़ता है, मूल्य बढ़ता है तो क्या हुआ, ये आप देखा आपने कि फिर जो डिमांड है वो कैसी होती है, घट जाती है। घट जाती है। और यहाँ पे हमने देखा कि जब कीमत कम होती है तो ये जो डिमांड है वो बढ़ जाती है। अब आपने देखा यहाँ पे कि इन दोनों का नेगेटिव संबंध हो रहा है ना, दोनों अपोजिट है भाई। प्राइस बढ़ा तो जो है डिमांड कम हो गई, प्राइस कम हुआ तो डिमांड बढ़ गई। तो दोनों का जस्ट अपोजिट हो जाता है, एक ऊपर गया दूसरा नीचे आया, दूसरा नीचे गया तो वो ऊपर आ गया। मतलब कि एक बढ़ेगा तो एक घटेगा, बढ़ेगा तो घटेगा। अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगी, प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगी। ठीक है, मांग वर्ग का उदाहरण, एक्स अक्ष पर मांग की मात्रा क्वांटिटी, वाई अक्ष पर मूल्य प्राइस, इसमें मांग वक्र नकारात्मक ढाल होता है। अब देखिए कैसे होता है कि भाई हमने हमेशा देखा ना, वाई अक्ष और एक्स, ये एक्स हो गया, दोनों अक्ष हैं। अब यहाँ पे नकारात्मक ढाल होता है। ठीक है, कि एक ऊपर जाएगा और एक नीचे आएगा, और जहां पे दोनों एक दूसरे काटते हैं वहां पे संतुलन बिंदु होता है। ठीक है, ये बताता है कि जैसे जैसे वस्तु की कीमत बढ़ती है उपभोक्ता कम खरीदेंगे, और जैसे जैसे कीमत घटती है उपभोक्ता अधिक खरीदेंगे। ठीक है, मांग का नियम, लॉ ऑफ डिमांड। मांग का नियम कहता है कि बाकी सभी तत्व समान रहते हैं, किसी वस्तु का मूल्य बढ़ने पर उसकी मांग घटती है और मूल्य घटने पर उसकी मांग बढ़ जाती है। आमतौर पर इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं, जब वस्तु का मूल्य बढ़ता है तो उसकी मांग घटती है, जब मूल्य घटता है तो उसकी मांग बढ़ जाती है। यह नियम और विशेषताएं क्या बताता है, नकारात्मक संबंध। अब आपको ये बताना है कि इसमें संबंध कैसा होता है, नकारात्मक होता है, निगेटिव होता है। मांग और मूल्य के बीच एक नकारात्मक संबंध होता है। अन्य कारक समान रहते हैं। मांग का नियम तभी लागू होता है जब अन्य कारक जैसे उपभोक्ता की आय, पसंद नापसंद आदि पर। अब ये जो हमने मांग का नियम पढ़ा है, लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा है, ये कब लागू होता है, कब काम मतलब ये काम करता है, जब कि उपभोक्ता की आय, पसंद और नापसंद आदि कैसे रहते हैं, अपरिवर्तित। मतलब इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है कि मतलब उसकी आय कितनी है, उसको यह चीज पसंद है। तो मतलब जब हम देखते हैं, अभी हमने क्या पढ़ा कि भाई प्राइस कम हुआ तो डिमांड उसकी बढ़ गई, प्राइस ज्यादा हुआ तो डिमांड घट गई, ऐसा होता है। लेकिन एक चीज ये है कि जब उसकी जो पसंद, आय, नापसंद अपरिवर्तित रहे। अगर उसको पसंद है, कोई वस्तु उसको पसंद है, तो वो मांग प्राइस बढ़ने पर भी खरीदेगा। अगर उसकी आय अच्छी है तो प्राइस बढ़ने पर भी खरीदेगा। ठीक है, इस प्रकार से। और मान लीजिए कि प्राइस कम भी हुआ है लेकिन उसे वो चीज पसंद नहीं है तो वो फिर नहीं खरीदेगा। ये यहाँ पे नापसंद से मतलब है कि, है ना। तो ये चीजें अगर अपरिवर्तित रहेंगी, इनमें कोई परिवर्तन नहीं रहेगा, तो मांग का नियम यहाँ पे लागू होता है। वस्तु की प्रकार। अब वस्तु के प्रकार में यह नियम समान रूप से अधिकांश वस्तुओं पर लागू होता है, लेकिन कुछ वस्तुएं जैसे गंभीर या आवश्यक वस्तुएं जैसे दवाइयां इस नियम से बाहर हो सकती है। अब इस नियम से ये क्यों बाहर हो सकती है भाई, कुछ चीजें ऐसी जरूरतों की हमारे कि जो हमारे लिए बहुत जरूरी है ना। जैसे कि हमने नमक का एग्जाम्पल लिया था, क्योंकि हम उसके बिना नहीं रह सकते, वो महंगी कितनी भी हो जाए हम उसको खरीदेंगे। अब दवाई हमारे लिए बहुत जरूरी है भाई, कोई मरीज है और उसके लिए दवाई की बहुत आवश्यकता है, तो कितनी भी महंगी हो वो दवाई वो खरीदेगा। तो यहाँ पे मतलब कुछ गंभीर आवश्यक वस्तुएं ऐसी हैं जो इस नियम से बाहर हो सकती है। इस सिचुएशन में ये चीजें काम नहीं करेंगी, क्योंकि यहाँ पे जरूरी आवश्यक वस्तुओं की बात हो रही है, जो हमारे लिए रोटी कपड़ा है भाई, हमको खाना खाना है भाई, हमारे लिए आटा भी बहुत जरूरी है, हमारे लिए नमक भी बहुत जरूरी है। तो ये अगर महंगे भी हो जाएंगे तो भी हम इनको खरीदेंगे, इनका प्राइस बढ़ भी जाएगा तो भी हम खरीदेंगे। और इसी प्रकार से दवाइयाँ कितनी जरूरी है हमारे लिए। अगर हम कोई मरीज है, कोई मरीज व्यक्ति को बहुत ज्यादा दवाइयों की आवश्यकता है, उसको ट्रीटमेंट की आवश्यकता है, तो वहां पे पैसे ये नहीं देखेंगे कि उसका मूल्य बढ़ा है कि घटा है, हम उसको खरीदेंगे।
ठीक है, उदाहरण के लिए यदि किसी स्मार्टफोन की कीमत 30,000 रुपए से घटकर 25,000 रुपए हो जाती है तो अधिक लोग उसे खरीदते हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई स्मार्टफोन है, उसकी कीमत 30,000 थी और उससे घटकर कितनी हो गई 25,000, पहले कितनी थी 30,000, तो हो जाती है, तो अधिक उसे लोग अधिक खरीदने के लिए तैयार हो जाएंगे, क्योंकि कीमत घटने पर उसकी मांग बढ़ जाएगी भाई, क्योंकि वो 30 का था और 25 का हो गया, तो यहाँ पे उसकी जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी। इसके विपरीत यदि वही स्मार्टफोन 35,000 रुपए का हो जाए तो कम लोग उसे खरीदेंगे, क्योंकि अधिक कीमत में मांग घट जाती है। अब मान लीजिए यहाँ पे 30,000 से 25 पे हो गया तो लोग उसको क्या करेंगे, ज्यादा खरीदेंगे। लेकिन यहीं पे अगर 30 से बढ़कर 35 हो जाए तो लोग उसको कम खरीदना पसंद करेंगे या कम खरीदने लगेंगे। और यहाँ पे कीमत जो है वस्तु की कीमत, स्मार्टफोन की कीमत ने मांग को क्या कर दिया, घटा दिया, डिमांड को घटा दिया। ठीक है, अब मांग का ये जो सामान्य सूत्र है वो हम देख लेते हैं। फॉर्मूला मांग का सामान्य सूत्र इस प्रकार लिखा है ना, यहाँ पे देखा आपने क्वांटिटी, डिमांड की बात हो रही है, क्वांटिटी, फिर ये PIT, ये पूरा जो फॉर्मूला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि मांग की मात्रा क्या है। QD ये जो मांग की मात्रा है, क्वांटिटी डिमांड हो रही है, बात हो रही है, यहाँ पे प्राइस की बात हो रही है ना, ये प्राइस है, मूल्य है इसका। यहाँ पे उपभोक्ता की आय है, इनकम है, जो ये आई है ये किसको इंडिकेट कर रहा है, उपभोक्ता की आय को। फिर यहाँ पे टी है, जो TT उपभोक्ता की प्रवृत्तियां क्या है, जो अभी हमने पढ़ा। ठीक है, उपभोक्ता का टेस्ट क्या है, टेस्ट है ना ये इसका। फिर यहाँ पे PS जो है संबंधित वस्तु की कीमत क्या है, उससे संबंधित जो वस्तु है, जब भी हमने बात की कि भाई उससे संबंधित जो वस्तु है, जैसे कॉफी की से संबंधित है चाय, ऐसा। ठीक है, तो यहाँ पे फिर यहाँ पे ई जो हो गया, उपभोक्ता की अपेक्षाएं क्या, उपभोक्ता क्या अपेक्षा करता है, उसकी क्या अपेक्षाएं, किस चीज से उसकी अपेक्षाएं, किस चीज को खरीदना चाहता है ना। इसका मतलब है कि किसी वस्तु की मांग जो है QD जो मूल्य PP, आई और प्रवृत्तियां T, संबंधित वस्तुओं की कीमतें PS और उपभोक्ता की अपेक्षाएं EE पर निर्भर करती हैं। तो ये जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको याद रखनी है, और इसको बहुत अच्छे से याद रखना है, क्योंकि पूरा फॉर्मूला जो बनेगा यही आपको ये डिमांड को एक्सप्लेन करने में, इसको सॉल्व करने में काम आएगा। तो ये जो पूरा ये फॉर्मूला है ये आपको याद रखना है, किसको किससे इंडिकेट कर रहे हैं ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अब ये साधारण मांग का सूत्र का दे दिया है, QD A माइनस BP और QD A माइनस BP। यहाँ पे QD मांग की मात्रा है, क्वांटिटी डिमांड है। ठीक है, जो यहाँ दर्शाता है कि बिना किसी मूल्य के कितनी वस्तुएं खरीदी जा सकती हैं। यहाँ पे बी मांग के प्रति मूल्य की संवेदनशीलता स्लोप, जो ये दर्शाता है कि मूल्य में 1 इकाई वृद्धि से मांग पर कितनी गिरावट आएगी। मतलब कि अगर 1 इकाई जो मूल्य की कीमत है, मूल्य में 1 इकाई वृद्धि से, मान लीजिए कि मूल्य का जो प्राइस है वो 1 इकाई में वृद्धि हो जाने पर उसकी डिमांड पर कितना असर पड़ेगा, उसकी डिमांड कितनी कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये दर्शाता है। PP जो है मूल्य प्राइस है, ये प्राइस को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे यांत्रिक गुणांक है जो A है यहाँ पे। तो ये भी चीज आपको याद रखनी है, और जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इस पूरे चैप्टर में जो डिमांड का है, सारा ये चैप्टर ही बहुत इंपॉर्टेंट है, बट जो डिमांड है ये तो इससे तो क्वेश्चन जरूर बनते हैं और बनेंगे ही। और जो मांग है, डिमांड और सप्लाई, तो इससे 101% क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आते हैं। तो ये पूरा चैप्टर जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से पढ़ना, इसके फॉर्मूलेज वगैरह भी सब याद रखना है। मान लीजिए एक सरल मांग का सूत्र दिया गया है, QD 100-5 और यहाँ पे PQD 100-5P, जो यहाँ पे प्राइस की बात हो रही है। ठीक है, QD मांग की जो मात्रा बता रहा है, क्वांटिटी और डिमांड। PP जो मूल्य का प्राइस कितना 100, जब मूल्य 0 होता है तब 100 वस्तुएं खरीदी जाती हैं। ठीक है, जब वस्तु का मूल्य कितना होता है 0 पे होता है तो वस्तुएं कितनी खरीदी जाती है 100। और यहाँ पे दिए जब मूल्य 1 यूनिट बढ़ जाता है, जब मतलब 1 यूनिट प्राइस बढ़ जाता है तो मांग कितनी घट जाती है, 5 यूनिट घट जाती है। मान लीजिए मूल्य 10 रुपए है तो हम इसे मांग के सूत्र में ऐसे डालते हैं, QD 100-5 है ना, यहाँ पे 10 और फिर 100-50 और यहाँ पे कितना हो गया = 500। इसलिए जब मूल्य 10 रुपए तो 50 यूनिट वस्तुएं खरीदी जाएंगी। जब मूल्य कितना हो जाएगा 10 रुपए तो वस्तुएं कितनी खरीदी जा रही है 50 यूनिट। मांग के नियम के अनुसार अगर हम देखें तो जब मूल्य बढ़ेगा तो नकारात्मक संबंध, मतलब कि अभी जो आपने इसके पहले देखा कि जब मूल्य बढ़ेगा तो क्या होगा, उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो इसका संबंध कैसा होता है, नकारात्मक होता है। और जब मूल्य घटेगा तो जो QD वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा।
ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि दोनों का नकारात्मक संबंध होता है, विपरीत संबंध होता है ना। एक ऊपर जाएगा तो दूसरा नीचे आ जाएगा, क्योंकि जब प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घट जाएगी, और जब प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घट जाएगी, और जब प्राइस घटेगा तो डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इसलिए दोनों का जो संबंध है वो निगेटिव है, नकारात्मक है। ठीक है, तो दोनों का संबंध कैसा है, नेगेटिव है, और मतलब नकारात्मक बोलिए, निगेटिव बोलिए, सब एक ही है। तो इस प्रकार हमने ये जो मांग का टॉपिक है वो हमने समझा, और सारी चीजों को समझा, और इसके जो सूत्र दिए हुए हैं, जो फॉर्मूला दिए हैं, ये आपको अच्छे से याद करना है, तभी आप कोई क्वेश्चन अगर सॉल्व करने के लिए आता है तो सॉल्व कर पाएंगे इससे रिलेटेड। ठीक है, आगे जानते हैं कि मांग को कैसे मापा जाता है, मांग अनुसूची से। तो अगर आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहिए फ्यूके एजुकेशन के साथ। फिर मिलते हैं। थैंक यू।